जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ, जहां राजधानी समेत प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं आगर, नीमच, मंदसौर के साथ ही टीकमगढ़ जिले में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, लेकिन कई जगह तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं कई प्रदेश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर केवल रिमझिम फुहारें इस वक्त पड़ रही हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहां पर पिछले 2 दिनों से रिमझिम फुहारों का दौर ही जारी है और कई हिस्से ऐसे हैं जहां मौसम मेहरबान हुआ है और तेज बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। अगर नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई है। तो मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है और इस मैप के जरिए आप समझिए जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। टीकमगढ़, नीमच और इसके साथ ही राजधानी भोपाल, ये ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, ये इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई है अब तक वो आपको बता रहे हैं। भोपाल में 12.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर जबलपुर में 7.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 11.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं दूसरे जिले रतलाम की बात करें तो यहां पर 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है। कहीं ये बारिश आफत बनी हुई है तो कहीं राहत दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी रिमझिम फुहारों का दौर जारी है। और इधर अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा क्षेत्र के झरने में अचानक जल स्तर बढ़ गया। झरने की दूसरी तरफ लोग फंस गए, हालांकि उन्हें बचा लिया गया है। बता दें कि जिले में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते झरने का जल स्तर बढ़ गया और झरने पर पहुंचे लोग इसमें फंस गए, लेकिन रेस्क्यू उनका किया गया। टीम की मदद से इन लोगों को बचा लिया गया है। तो अलीराजपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां भारी बारिश का दौर जारी है और लोग ऐसे खुशनुमा मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये एंजॉयमेंट इन्हें ही भारी पड़ गया। झरने पर ये पहुंचे थे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन भारी बारिश के चलते अचानक से झरने का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते यहाँ पहुंचे लोग यहाँ फंस गए और गनीमत रही कि इन लोगों को बचा लिया गया। तो कई जगह पर राहत की बारिश, कई जगह पर आफत की बारिश। और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये हम जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन कई ऐसे हिस्से इस वक्त हैं जहां अभी भी रिमझिम फुहारों का दौर जारी, चाहे हम भोपाल की बात करें या हम इंदौर की बात करें। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कब तक पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर पाएगा मानसून? देखिए जय, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो जारी शुरू हो चुका है। और आप जैसा कह रही थी, कहीं आफत की तो कहीं राहत की बारिश हो रही है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो सिलसिला है वो राहत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते हमने देखे मानसून भोपाल में दस्तक देने के बावजूद एक्टिव नहीं रहा, लेकिन अब लगातार जो बारिश है बीते 3 से 4 दिनों से वो हो रही है। बहुत हद तक जो जुलाई में औसत का बारिश को कोटा जो होता है उसको
को हम कवर अप करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 4 से 5 जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर ग्वालियर, चंबल, मंदसौर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जो है वो तेज बारिश का अलर्ट है, तेज बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर का जो ये पूरा रीजन है, पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है, गरज चमक की संभावनाएं जो है बताई गई है। तो ये अब कहा जा सकता है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश का जो मानसून है वो कवर कर चुका है और अच्छी बारिश का जो दौर है, जो सिलसिला है वो जारी है। भोपाल में भी जो रिमझिम फुहारें हैं वो लगातार चल रही हैं। कल भी हमने देखा दिन भर मानसून जो है वो भोपाल में एक्टिव रहा है, अच्छी बारिश हुई है। लोग भी अपने घरों से मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी जो बारिश का सिलसिला है ये जारी रहेगा और औसत बारिश का जो अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है वो औसत बारिश जरूर पूरी हो सकेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन मौसम वैज्ञानिक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति और किस तरह का सिस्टम इस वक्त सक्रिय है। अजय शुक्ला जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त मध्य प्रदेश में कौन सा सिस्टम सक्रिय है और कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अभी कल बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। अभी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात है और जो सिस्टम कल जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो था वो उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंच गया है, कमजोर हो गया है जी। लेकिन आज इन दोनों के कुछ प्रभाव पड़ेगा और उत्तरी मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से लगा है वहां पर जो है वर्षा होने की संभावना है जी। कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। बाकी प्रदेश के सभी हिस्सों पे रुक रुक कर जो है वर्षा होती रहेगी। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन कई ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई ऐसे हिस्से हैं जहां पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। ये सिलसिला लगातार जारी है। बारिश में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम न होने से ऐसी जगह लोगों की मौत का कारण भी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसाली के झरने की, जो बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। कल बहते झरने की सुंदरता से हर कोई आकर्षित तो हो जाता है, लेकिन इस मनोरम झरने के बीच मौत का खतरा भी है। दरअसल झरने के नीचे करीब 50 फीट की गहराई है, जिसमें डूबने से पिछले साल 2 युवकों की मौत हो गई थी और इस साल भी बारिश के दौरान झरने को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछले हादसों से सबक लेकर आखिर कब तक प्रशासन यहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपके काम की है। राजधानी भोपाल में आपको बता दें कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां 5 घंटे बिजली कटौती रहेगी। ये कुछ क्षेत्र जो आपको बता रहे हैं, छोला, शिवनगर, इसके साथ ही नवाब कॉलोनी में बिजली सप्लाई नहीं होगी। 5 घंटे बिजली कटौती है। वहीं सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई यहां पर नहीं की जाएगी। शबरी नगर, बजरंग बस्ती में भी बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी कई इलाकों में मेंटेनेंस का काम कर रही है, जिसके चलते बिजली सप्लाई आज बाधित रहेगी। तो राजधानी भोपाल के वो क्षेत्र हैं जहां 5 घंटे बिजली कटौती आज रहने वाली है। छोला, शिवनगर, नवाब कॉलोनी, इसके साथ ही शबरी नगर, बजरंग बस्ती में बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस का काम बिजली विभाग करेगा, जिसके चलते बिजली सप्लाई इन क्षेत्रों में आज बाधित रहेगी। चलिए अगली खबर 12वीं के छात्रों के लिए है। आपको बता दें 29 जुलाई को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड ये 12वीं का परिणाम जारी करेगा। एमपी बोर्ड की साइट पर जाकर छात्र अपने नतीजे देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की
आपको बता रहे हैं परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। एमपी बोर्ड की साइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे ये परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगली खबर रायपुर से। यहां भी प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूलों को खोला जाएगा। 11वीं और 12वीं की क्लासेस संचालित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 50% क्षमता के साथ ही बच्चों की क्लासेस लगेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 5वीं और 8वीं की कक्षाओं को लेकर अनुशंसा है। कक्षा शुरू करने को लेकर ग्राम पंचायत और पालक समिति की अनुशंसा की जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समिति अनुशंसा करेगी और अनुशंसा मिलने के बाद ही 2 अगस्त से कक्षाएं शुरू होंगी। और जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम है वहां स्कूल शुरू किए जाएंगे और इसके लिए पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1% से कम होनी चाहिए। उन क्षेत्रों में स्कूल शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो हॉकी में भारत ने जीत दर्ज की है। भारत ने स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीदें बरकरार हैं। टोक्यो ओलंपिक से आज एक अच्छी खबर मिली है जहां भारत की जीत हुई है। स्पेन को 3-0 से हराया है। तो हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीदें अब बरकरार हैं और स्पेन को 3-0 से भारत ने हरा दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीत दर्ज की है। टीम ने स्पेन के खिलाफ अच्छी शुरुआत की थी और 3-0 से आगे भारत चल रहा था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि भारत ने हॉकी में जीत दर्ज कर ली है। 3-0 से स्पेन की टीम को हरा दिया है और हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि भारत को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ये ओलंपिक से बड़ी अच्छी खबर मिल रही है भारत के लिए, जहां हॉकी में भारत ने जीत दर्ज की है। स्पेन को 3-0 से हराया है और इसी के साथ इस जीत के साथ ही हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीदें बरकरार हैं। आगे बढ़ते खबर भोपाल से, जहां सरकारी नौकरी वालों को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरी वालों को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 इसकी वेतन वृद्धि मिलेगी। अगली खबर भी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ये बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर मंथन भी किया जाएगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर सीएम शिवराज मंथन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। खाद बीज की कमी पर स्थगन प्रस्ताव बीजेपी ला सकती है। 30 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई थी। आज दूसरा दिन है और अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी खाद बीज की कमी पर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। आगे बढ़ते रायपुर से खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर यह बैठक हुई है। मानसून सत्र में बीजेपी के एजेंडे पर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसान, धान, कानून व्यवस्था,
कोरोना से मौत का मुद्दा, इन पर चर्चा की गई और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। तो खाद की कमी जैसे मुद्दे सदन में मॉनसून सत्र में गूंजते दिखाई देंगे। बीजेपी इन मुद्दों को जोर शोर से सदन में उठाने जा रही है। तो मॉनसून सत्र में आक्रामकता से बीजेपी इन मुद्दों को लेकर आएगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर संपन्न हुई और इस बैठक में प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। किसानों की समस्या, धान की कमी, कानून व्यवस्था और कोरोना से मौत, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस मॉनसून सत्र में विपक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। तो जांच समिति में नव कृष्ण पाटिल, उमराव सिंह गुर्जर शामिल किए गए हैं और ये समिति पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। तो मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कार्रवाई भी की गई। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया था और अब जांच समिति का गठन किया गया है जो कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और घटना की रिपोर्ट सौंपेगा। अगली खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। इसमें विपक्ष के हमलों से बचने और सदन सुचारू रूप से चलाने पर रणनीति बनाई जाएगी। तो संसदीय दल की बैठक बीजेपी ने बुलाई है। इस बैठक में विपक्ष के हंगामे को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे जिसमें विपक्ष के हमलों से बचने, उन्हें किस तरह से जवाब देना है और सदन सुचारू रूप से चलाने पर रणनीति बनाई जाएगी। अगली खबर दिल्ली से ही, जहां 29 जुलाई को राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधारों का 1 साल पूरा होने पर ही संबोधन दिया जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और वो भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते खबर कर्नाटक से, जहां बीजेपी में अब नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर माथापच्ची शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है और ऐसे में अब बीजेपी चाहती है कि राज्य की कमान गैर विवादित और बेदाग छवि वाले नेता को ही दी जाए। बीजेपी आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। आपको जानकारी दे दें कि नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है और इस रेस में, मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष, लक्ष्मण सवदी और मुरुगेश निरानी का नाम शामिल है। संभावना है कि इन्हीं में से किसी एक को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। तो येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ कर्नाटक के नाटक का अंत तो हो गया है, लेकिन अब नए चेहरे पर माथापच्ची शुरू हो गई है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है और इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विजय माल्या भारत के कई बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज लेकर कुछ सालों पहले ब्रिटेन फरार हो गया था। तब से ही भारत सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे ब्रिटेन से वापस भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ब्रिटेन की कोर्ट से कई बार माल्या को झटका लग चुका है। केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर विजय माल्या से जुड़ी हुई संपत्तियां जब्त करती रही हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।
इसके अलावा हाल ही में ईडी ने विजय माल्या की जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी की थी, जिससे एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले थे। असम और मिजोरम के बीच लंबे से समय से चला आ रहा सीमा विवाद अब हिंसक हो गया है। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें असम के 6 पुलिस जवानों की मौत हुई है। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, फिर मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इसी बीच फायरिंग भी हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्रकार भी घायल हुए हैं। इसके साथ ही 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भी हिंसा में इन्हें चोट आई है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और दोनों तरफ से लाठी और पत्थरों से हमला हो गया। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद बॉर्डर पर अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इस सीमा विवाद की आखिर वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। मिजोरम की सीमा असम के कछार और हाइलाकांडी जिलों से लगती है। यहाँ जमीन को लेकर दोनों राज्यों के बीच आए दिन विवाद होते रहते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए जमीन बहुत कम है। इसी कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर दोनों राज्यों और लोगों में विवाद है। असम पुलिस का अपना इलाका खाली कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ। असम पुलिस का कहना है कि ये लोग अतिक्रमणकारी थे। जिन लोगों को खदेड़ा गया वो लोग मिजोरम के निवासी थे। खबर भोपाल से, जहां एमपी में मंत्रियों के नाम से ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 3 सीएमओ और प्रोफेसर से ट्रांसफर के नाम पर पैसे ऐंठे गए थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह और मोहन यादव के ओएसडी के नाम पर पैसे इस ठग ने लिए थे, जिसे गिरफ्तार किया गया है। साकेत नगर इलाके से आरोपी शैलेंद्र पटेल की गिरफ्तारी हुई है। साइबर क्राइम फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है और कई खुलासे होने की उम्मीद है। इधर सूरजपुर में दबंगों ने नाबालिग की पिटाई कर दी। मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग को जमकर पीटा गया। खेत में ले जाकर बांधकर नाबालिग को पीटा गया। बताया जा रहा है कि चोरी का आरोप लगाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ नाबालिग का कहना है कि मोबाइल उसे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। हालांकि परिजनों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 23 जुलाई को नाबालिग को पीटा गया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हर साल 24 से 30 जुलाई के बीच नेशनल प्रोटीन वीक मनाया जाता है। इस प्रोटीन वीक हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देश के 16 शहरों में हुए एक सर्वे के मुताबिक 73% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है और 93% लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं, जबकि कोरोना काल में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है। संक्रमण के बाद कमजोर हो चुकी मांसपेशियों और रोगों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के लिए एक्सपर्ट प्रोटीन लेने की सलाह दे रहे हैं। प्रोटीन की कमी होने पर मरीज थकान, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और अनिद्रा से जूझ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर करने का काम प्रोटीन ही करता है, लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते कि रोजाना कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। नतीजा, 71% भारतीयों की मांसपेशियां कमजोर हैं। औसतन एक इंसान का जितना वजन होता है उसे उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और जैसे आपका वजन 60 किलो है तो रोजाना डाइट में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए।